यदि आप भी कक्षा 10वीं के छात्र हो और आप भी क्या करते हैं सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं और आपका भी क्या है 2026 में बोर्ड परीक्षा है और आप भी चाहते हैं कि भाई सामाजिक विज्ञान में यहाँ पे बढ़िया से बढ़िया नंबर मिले, आप भी चाहते हैं कि आपको 70 में 70 नंबर मिले, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। क्योंकि इस वीडियो में क्या करूंगा, यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के यहाँ पे 100 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको कराऊंगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, यहाँ पे कमेंट आ रहा था, काफी संख्या में लोग मुझे क्या कर रहे थे, व्हाट्सअप कर रहे थे, यहाँ पे बोलते सर सामाजिक विज्ञान में बहुत सारे चैप्टर है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि भाई सामाजिक विज्ञान में कौन से प्रश्न हम तैयार करें ताकि सामाजिक विज्ञान में हमें 70 में 70 नंबर मिल जाए। और यहाँ पे स्टूडेंटों का कमेंट आ रहा था कि भाई सबसे ज्यादा दिक्कत हो रहा है हमको बहुविकल्पी प्रश्नों में, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में बहुत सारे क्या है प्रश्न है, बहुत सारे चैप्टर है। तो इसी कमेंट को देखते हुए यहाँ पे आप लोग के भारी डिमांड पे यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पे वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और यहाँ पे बता दूं कि इस वीडियो में मैंने क्या किया है, पूरे किताब के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी प्रकार के क्वेश्चनों का यहाँ पे मैं सोल्यूशन कराऊंगा। अगर इस वीडियो को मात्र इस वीडियो को अगर आप लोग क्या करते हैं ध्यान से देख लेते हैं, यहाँ पे बोर्ड परीक्षा 2026 में यहाँ पे 20 में से 20 नंबर आपका पक्का होने वाला। यहाँ पे चूंकि जो भी प्रश्न आएंगे यहीं से आएंगे, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखेगा। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों का सोल्यूशन आपको बता देते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न आ गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दिया गया। जो पहला प्रश्न दिया गया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, और ये प्रश्न लगातार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। जैसे कि प्रश्न आपको दिया गया है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, आपको बताना है कि जो फ्रांस की क्रांति थी वो कब हुई थी। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला दिया गया है 1788 में, दूसरा आपको दिया गया 1789 में, तीसरा आपको दिया गया 1790 में, और चौथा आपको दिया गया 1787 में। तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन नजर आ रहा होगा, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। मैं देख पा रहा हूँ कि काफी संख्या में लोग कमेंट कर रहे हैं, कोई सही बता रहा है, कोई गलत बता रहा है। तो यहाँ पे बता दूं, अगर यहाँ पे पहले प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ख वाला हो जाएगा। सन 1789 में क्या हुआ था, फ्रांस की क्रांति हुआ था, आपको याद रखना है। आई होप आपको पहला प्रश्न समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न सबको क्लियर हो गया। अब चलिए हम आपको लेके चलते हैं दूसरे प्रश्न पे, और दूसरा जो प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है। आपको मैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी प्रश्न है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिया गया है। देख सकते हैं आपके सामने दूसरा प्रश्न भी नजर आ रहा होगा, यहाँ पे तीसरा प्रश्न भी नजर आ रहा होगा। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। जैसे कि प्रश्न नंबर 2 दिया गया है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसका था। बताना है कि भाई जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसमें मुख्य भूमिका किसका था। 4 ऑप्शन आपको दिया गया। ऑटो वन बिस्मार्क दिया गया है, यहाँ पे काइजर विलियम प्रथम दिया गया है, हिटलर दिया गया है, और मिस्री दिया गया है। तो बताइए कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसका था। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और अपने आप को पहचान लीजिए कि इसमें से कितने प्रश्न आपको तैयार हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे बता दूं, अगर हम यहाँ पे दूसरे प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे बता दूं कि करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क वाला हो जाएगा। ऑटो वन बिस्मार्क का यहाँ पे मुख्य भूमिका था, आपको याद रखना है कि दूसरे का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क वाला हो जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए यहाँ पे आपको अगला प्रश्न दिखा देते हैं। तीसरा प्रश्न है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई थी, बताइए। ये भी प्रश्न लगातार पूछा गया है, आपसे पूछा जा सकता है 2026 के बोर्ड परीक्षा में कि नेपोलियन का पराजय कब हुआ था। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। 1814 है, 1815 है, 1816 है, 1817 है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तीसरे वाले प्रश्न का सभी लोग करेक्ट आंसर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं। जो तीसरा प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि नेपोलियन का पराजय हुआ था सन 1815 ईस्वी में हुआ था, आपको याद रखना है। सभी को क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए हम आपको लेके चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। देख सकते हैं आपके सामने चौथा प्रश्न आ गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न दिया गया है कि 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। फ्रांस की क्रांति दिया गया है, नेपोलियन का उदय दिया गया है, जर्मनी का एकीकरण दिया गया है, निरंकुश राजतंत्र का प्रारंभ दिया गया है। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चौथा प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से सोचिए समझिए और करेक्ट आंसर बताइए। आपको बता देते हैं कि जो 4 नंबर का प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आपको याद रखना इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क वाला हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति होगा, आपको याद रखना है। आई होप आपको चौथा प्रश्न समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे जो आपको 5 नंबर का प्रश्न दिखाने जा रहा हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जैसे कि स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे मैं 5 नंबर का प्रश्न ला रहा हूँ, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न ला रहा हूँ। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये दोनों प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट आपको दिया गया है। सामने यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 भी दिखाई दे रहा होगा, प्रश्न नंबर 6 भी दिखाई दे रहा होगा। इस प्रश्न को बिल्कुल अपने दिमाग में आप लोग बैठा लीजिएगा, ये प्रश्न लगातार पूछा गया है
प्रश्न आपको दिया गया है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है। आपको बताना है कि जो मोस्ट फेमस यहाँ पे मतलब पुस्तक है हिंद स्वराज पुस्तक, इसके लेखक कौन है। मुंशी प्रेमचंद्र है, सरदार भाई वल्लभ पटेल है, महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है। तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बता दो कि आपको याद रखना है कि हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक है महात्मा गांधी है। तो 5वें का गॉगल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 6 नंबर का भी प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने 6 नंबर का भी प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। जल्दी से बताइएगा रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। जल्दी से बताइए रॉलेट एक्ट जो था वो कब पारित हुआ था। 1918 में, 1919 में, 1920 में या 1921 में। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट बता दूं, अगर हम 6 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि 6 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बता दूं ख वाला हो जाएगा। सन 1919 में क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, आपको याद रखना है। चलिए आपको 7 नंबर का प्रश्न दिखाते हैं। प्रश्न देख सकते हैं आपके सामने 7 नंबर का भी प्रश्न आ गया है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 7 नंबर का प्रश्न आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। ये जो प्रश्न है बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी 2026 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो भाई इस प्रश्न को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। प्रश्न आपके सामने क्या दिया गया है देख सकते हैं। प्रश्न दिया गया है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था। आपको बताना है कि भाई जो आर्थिक महामंदी था इसका प्रारंभ कब हुआ था। यहाँ आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। सन 1919 दिया गया है, 1924 दिया गया है, 1929 दिया गया है, 1934 दिया गया है। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि आर्थिक महामंदी का जो प्रारंभ हुआ था वो किस सन में हुआ था। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। बता दूं कि यहाँ पे गॉगल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सन 1929 में क्या हुआ था, आर्थिक महामंदी प्रारंभ हुआ था, आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे हमारे सामने 7 नंबर का प्रश्न खत्म हो गया। अब हम आपको लेके चलेंगे 8 नंबर प्रश्न पे, और यहाँ पे आपको मैं 8 और 9 दोनों प्रश्न दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि महामंदी का सबसे बड़ा असर पड़ा। आपको बताना है कि भाई जो महामंदी था उसका सबसे बड़ा असर कहाँ पे पड़ा। तकनीक पे पड़ा, कृषि क्षेत्र पे पड़ा, परिवहन पे पड़ा, इनमें से कोई नहीं। बताइए, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। आपको बताना है कि भाई जो महामंदी था उसका सबसे बड़ा असर कहाँ पे पड़ा। तो यहाँ पे बता दूं, अगर इस प्रश्न की बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर ख वाला हो जाएगा। कृषि क्षेत्र पे सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा, आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे हम प्रश्न नंबर आपको दिखाते हैं 9 नंबर का। प्रश्न दिया गया है कि अफ्रीका में रेंडर पेस्ट क्या था। आपको बताना है कि जो अफ्रीका था उसमें रेंडर पेस्ट एक बहुत ही फेमस चीज था। आपको बताना है वो क्या था। एक जानवर था, एक घटना था, एक खेल था, एक बीमारी था। तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। जल्दी से बताइए कि प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे काफी संख्या में लोग कमेंट कर रहे हैं, कोई सही बता रहा है, कोई गलत बता रहा है। यहाँ पे बता दूं, अगर आपने घ वाला ऑप्शन चूज किया होगा तो करेक्ट आंसर घ वाला हो जाएगा। यह एक प्रकार का महामारी था यानी बीमारी था, तो करेक्ट आंसर घ वाला हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट आपको लेके चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे, और यहाँ पे 10 नंबर का भी प्रश्न आपके सामने दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे 2 प्रश्न एक साथ लगा रहा हूँ, 10 और 11 देख लीजिएगा। और जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए प्रश्न नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे प्रश्न आपको दिया गया है कि गुमस्ता क्या है। आपको बताना है कि भाई जो गुमस्ता है वो क्या है। बुनकर है, कपड़ा व्यवसायी है, वेतनभोगी कर्मचारी है, ऊन बेचने वाले हैं। तो जल्दी से बताइए 10 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफी संख्या में लोग कमेंट कर रहे हैं, कोई सही बता रहा है, कोई गलत बता रहा है। तो यहाँ पे बता दो, अगर हम 10 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो इसका अगर हम करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे ग वाला हो जाएगा। वेतन भोगी कर्मचारियों को गुमस्ता कहा जाता था, आपको याद रखना है। आई होप आपको 10 नंबर का प्रश्न क्लियर हो गया होगा। 11 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ गया है, लेकिन यहाँ पे जल्दी से मुझे बताइएगा। यहाँ पे 11 नंबर के प्रश्न पे जाने से पहले आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 10 में से कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही दिया है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो जल्दी से बताइए 10 में से कितने प्रश्न आपको तैयार हो गए हैं, या पहले से पता था आपने कितने सही प्रश्नों का आंसर दिया है। तो यहाँ पे बता दो, अगर 10 में से लगभग यहाँ पे 5 प्लस प्रश्नों का आंसर आपने सही दिया है तो आप एक टॉपर स्टूडेंट है, आप लोग सामाजिक विज्ञान में बढ़िया नंबर पाएंगे। अगर आपने इससे कम प्रश्नों का आंसर दिया है तो आपको तैयारी करने की जरूरत है। आई होप आपको 10 प्रश्न क्लियर हो गया होगा। 11 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है कि औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई थी। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि औद्योगिक जो क्रांति था वो किस देश से प्रारंभ हुआ था। अमेरिका से, रूस से, इंग्लैंड से या चीन से।
चार ऑप्शन आपको दिया गया है, जल्दी से सोचिए समझिए और बताइए कि 10 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे जो हमारा औद्योगिक क्रांति हुआ था इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ था, तो ग वाला ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आपको यहाँ पे 10 नंबर का और 11 नंबर का प्रश्न क्लियर हो गया होगा। 10 नंबर का करेक्ट आंसर ग है और यहाँ पर भी हमारा करेक्ट आंसर ग है। क्लियर है सभी को। चलिए हम आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न पे और यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न हो गया। अब 12 नंबर का प्रश्न अपने दिमाग में बिल्कुल आप लोग बैठा लीजिएगा। 12 नंबर का प्रश्न आ गया है और यहाँ पे स्टूडेंट बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि 26 में आपका नंबर न कटे तो भाई ये 12 नंबर का प्रश्न अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। लगातार प्रश्न पूछा गया है। ये 12 नंबर का प्रश्न भी आपको 2026 का जो बोर्ड परीक्षा उसमें देखने के लिए मिल जाएगा। प्रश्न आपको दिया गया है कि ज्योतिबा बाई फूले ने कौन सी पुस्तक लिखी है। आपको बताना है कि भाई जो ज्योतिबा बाई फूले थी उन्होंने कौन सा पुस्तक लिखा है। गुलामगिरी लिखा है, स्त्री धर्म लिखा है, अमर जीवन लिखा है या कथा सागर लिखा है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिया गया है, जल्दी से सोचिए समझिए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ज्योतिबा बाई फूले ने यहाँ पे गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखा था। तो यहाँ पे 12 का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क वाला हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे हम आपको लेके चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पे और 13 नंबर का जो प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे दो प्रश्न मैं लगा रहा हूँ आपके सामने, 13 नंबर और 14 नंबर, दोनों प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आपको दिया गया है 13 नंबर का प्रश्न कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था। चार ऑप्शन है, 1875, 1878, 1880 और 1800 यहाँ पे 85 दिया गया है। तो 13 नंबर का करेक्ट आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बिल्कुल यहाँ पे बता दो, अगर 13 नंबर का आपने खवाला ऑप्शन चूज किया है तो करेक्ट आंसर खवाला हो जाएगा। 1878 में क्या हुआ था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था, आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न भी अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। 14 नंबर का जो प्रश्न है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न लगातार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। आपको बताना है कि कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी होती है। आपको बताना है भाई कपास की खेती सबसे बढ़िया कौन सी मृदा में होती है। काली मृदा में होती है, लाल मृदा में होती है, जलोढ़ मृदा में होती है, लेटराइट मृदा में होती है। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है, बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चार ऑप्शन आपको दिया गया है, हम चेक करते हैं कि यहाँ पे कितने लोग क्या करते हैं, करेक्ट आंसर बताते हैं। तो जल्दी से सभी लोग करेक्ट आंसर यहाँ पे बताइए स्टूडेंट। तो बिल्कुल यहाँ पे याद रखना है कपास की जो खेती होता है काली मृदा में सबसे बढ़िया होता है। तो 14 का क वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और ये प्रश्न आपको तैयार हो गया होगा। 14 के बाद हम आपको लेके चल रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 15 नंबर और 16 नंबर दोनों प्रश्न आपको दिखा रहे हैं। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो प्रश्न दिया गया है काफी इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर दिया गया है कि सोपानी कृषि की जाती है। आपको बताना है कि भाई जो सोपानी कृषि होता है वो कहाँ पे होता है, उत्खाद भूमि पर होता है, ढाल वाली भूमि पर होता है, मैदानी भूमि पर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन आपको दिया गया है, जल्दी से सोचिए समझिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बता दो कि इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ढाल वाली भूमि पे, यहाँ पे खवल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सोपानी कृषि जो होता है ढाल वाली भूमि पे होता है। 16 नंबर का प्रश्न है कि हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। आपको बताना है भाई हरा सोना किसे कहा जाता है। प्राकृतिक वनस्पति को कहा जाता है, घास के मैदान को कहा जाता है, हरे पेड़ को कहा जाता है, सघन झाड़ी को कहा जाता है। तो 16 नंबर प्रश्न का सभी लोग करेक्ट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे काफी संख्या में लोग कमेंट भी कर रहे हैं और यहाँ पे बता दो कि हरा सोना प्राकृतिक वनस्पति को कहा जाता है। आपको याद रखना है कि कवल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज और मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी होता है यहाँ पे चाय दे देता है, तो याद रखिएगा आपको चाय देगा ना तो हरा सोना क्या होता है, चाय को भी कहा जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, जैसा ऑप्शन होगा उसके अनुसार आंसर दीजिएगा। चलिए हम आपको लेके चलते हैं 17 नंबर प्रश्न पे और 17 नंबर का जो प्रश्न आपके सामने आएगा बहुत ही शानदार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 17 और 18 दोनों आपको दिखाई दे रहा होगा। जल्दी देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे आ गया है, देख सकते हैं 17 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिया गया है, मध्य प्रदेश दिया गया है, राजस्थान दिया गया है, पश्चिम बंगाल दिया गया है, उत्तराखंड दिया गया है। तो जल्दी से बताइए 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे काफी संख्या में लोग कमेंट कर रहे हैं, कोई सही बता रहा है कोई गलत बता रहा है। यहाँ पे बता दूं यहाँ पे
जो 17 का यहाँ पे कवल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए 18 नंबर का प्रश्न है कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है। आपको बताना है कि भाई जो टिहरी बांध परियोजना है किस राज्य में है। पंजाब में है, गुजरात में है, उत्तराखंड में है, मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो 18 का सभी लोग करेक्ट आंसर बताइए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो चलिए काफी संख्या में लोग कमेंट कर रहे हैं। बता दूं कि यहाँ पे गौवल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे 18 के बाद से आपके सामने हम लेके आएंगे 19 नंबर का प्रश्न, और 19 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 प्रश्न आपके सामने आ रहा है, 19 और 20 देख सकते हैं, दोनों प्रश्न आपको नजर आ रहा होगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न आपको दिया गया इनमें से कौन सी रबी फसल है, जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा फसल है जो रबी फसल है। चावल है, मोटे अनाज है, चना है या कपास है। तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। बताइए 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जल्दी से सही आंसर सभी लोग दीजिएगा। 19 का करेक्ट आंसर बताइए। बिल्कुल यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे जो चना है वो रबी की फसल हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए 20 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ की फसल है। आपको बताना है इसमें से कौन सी ऐसी फसल है जो रोपड़ कृषि की फसल है। कहवा है, कपास है, तिलहन है, गेहूं है। तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे काफी संख्या में लोग कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे कपास हमारा रोपड़ की फसल हो जाएगा, खवल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 20 प्रश्न हमारा खत्म हो गया। यहाँ पे आपसे मैं पूछने जा रहा हूँ कि 20 में से कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही दिया है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो जल्दी से बताइए कि 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही दिया है। यहाँ पे 20 में से लगभग आपने 10 प्लस प्रश्नों का आंसर सही दिया होगा। तो आप एक टॉपर स्टूडेंट है, आप लोग सामाजिक विज्ञान में बढ़िया नंबर पाएंगे। अगर आपने इससे कम प्रश्नों का दिया है आंसर तो आपको तैयारी करने की जरूरत है। तो जल्दी से बताइए। यहाँ पे काफी संख्या में लोग बता रहे हैं, कोई यहाँ पे 18 बता रहा है, कोई यहाँ पे 17 बता रहा है, कोई 15 बता रहा है। तो चलिए बहुत बढ़िया भाई, ऐसे ही तैयारी आपको करने की जरूरत है। लेकिन जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमारा क्या होता है, मोटिवेशन होता है। तो जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए हम आपको लेके चलते हैं अगले प्रश्न पे। और यहाँ पे 21 नंबर का जो प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से मुझे बताइए कि 21 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे देख सकते हैं 21 नंबर का भी प्रश्न आपको दिखा रहा हूँ। प्रश्न क्या दिया हुआ है देख सकते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न आपको दिया गया है। प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि श्वेत क्रांति संबंधित है। आपको बताना है कि भाई जो श्वेत क्रांति है वो किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे दिया गया है दुग्ध उत्पादन से, दूसरा है गेहूं उत्पादन से, तीसरा है मत्स्य उत्पादन से, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से मुझे बताइए भाई श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, बहुत ही शानदार यहाँ पे ऑप्शन डाला गया है। तो भाई बिल्कुल बता दूं हमारा जो श्वेत क्रांति है वो दुग्ध उत्पादन से है, कवल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए 21 नंबर का प्रश्न खत्म हो गया। आपको हम लेके चलते हैं 22 नंबर प्रश्न पे। और यहाँ पे 22 और 23 शायद एक साथ आ जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल आ गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 22 नंबर का प्रश्न और 23 नंबर का प्रश्न दोनों एक साथ आ गया है। तो जल्दी से मुझे आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। 22 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा मतलब परंपरागत ऊर्जा का संसाधन है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पवन ऊर्जा दिया गया है, और सौर ऊर्जा दिया गया है, प्राकृतिक गैस दिया गया है, ज्वारी ऊर्जा दिया गया है। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। बिल्कुल यहाँ पे काफी संख्या में लोग कमेंट कर रहे हैं। अगर आपने यहाँ पे बता दूं, अगर आपने 22 का जो करेक्ट आंसर आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आपने गॉगल ऑप्शन चूज किया होगा तो प्राकृतिक गैस हो जाएगा। 22 का गॉगल ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है सभी को। चलिए 23 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है। बताइए इसमें से कौन सा खनिज है जो आधारभूत है। मैग्नीज है, अवरक है, लौह अयस्क है, तांबा है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 23 का करेक्ट आंसर गो वाला हो जाएगा। लौह अयस्क आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, मात्र इन 100 प्रश्नों को तैयार करके जाना है। इसी में से कोई ना कोई यहाँ से 19-20 प्रश्न क्या होगा आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
पूरे किताब के जितने प्रश्न है सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको करा रहा हूँ। चलिए यहाँ पे 23 के बाद से हम आपको लेके चल रहे हैं 24 नंबर के प्रश्न पे, और यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न का आंसर सभी लोग दीजिएगा। 24 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट आपको दिया गया है, यहाँ पे मैं आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं 24 नंबर का प्रश्न कितना शानदार आपको दिया गया है। प्रश्न यहाँ पे जो दिया गया है आपको दिया गया है कि कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। बताइए इसमें से कौन सा ऐसा उद्योग है जो कृषि पे आधारित है, खेती बाड़ी पे आधारित है। पहला दिया गया है लोहा एवं इस्पात उद्योग, दूसरा है सूती वस्त्र उद्योग, तीसरा है रासायनिक उद्योग, चौथा है सीमेंट उद्योग। तो जल्दी से बताइए भाई 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। काफी संख्या में लोग कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे अगर आपने क्या किया होगा, यहाँ पे खवल ऑप्शन चूज किया होगा तो करेक्ट आंसर खवला हो जाएगा, क्योंकि जो सूती वस्त्र बनता है वो कपास से बनता है, और कपास कहाँ से आता है तो इसका खेती होता है, ये पौधे से मिलता है, आपको याद रखना है। चलिए बहुत शानदार प्रश्न आपको दिया गया है। 25 नंबर का भी प्रश्न आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 25 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट आपको दिया गया है। यहाँ पे आपके सामने प्रश्न आ गया है, आपको दिया गया है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग ऑक्साइड को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। एल्युमिनियम है, कागज है, सीमेंट है, स्टील है। तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ पे लोग कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे बता दूं कि 25 का जो करेक्ट आंसर है क वाला हो जाएगा। एल्युमिनियम जो है आपको याद रखना है, यही करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी को। चलिए 25 प्रश्न सबको क्लियर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पे काफी संख्या में लोग बोल रहे हैं कि यस सर क्लियर हो गया। चलिए 26 नंबर का प्रश्न भी आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि 26 नंबर का भी प्रश्न आपके सामने आने वाला है। यहाँ पे बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है 26 नंबर का। यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग आपको बताना है। यहाँ पे बताना है भाई सबसे लंबा राष्ट्रीय जो जल मार्ग है वो क्या है, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताइए। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया, हल्दिया से इलाहाबाद है, और सादिया से धुबरी है, केरल से पश्चिमी तटीय नहर है, और चौथा काकीनाडा से पुदुचेरी है। तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि यहाँ पे कवल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हल्दिया से इलाहाबाद हो जाएगा, आपको याद रखना है। 26 नंबर का प्रश्न सभी को क्लियर है। अब आगे आपको लेकर चलते हैं हम 27 नंबर के प्रश्न पे। यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ गया है, और 28 नंबर का भी आ गया है। दोनों प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट आपको दे दिया गया है। बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे सोच समझ के आप लोग आंसर बताइएगा। प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है। आपको पता नहीं इसमें से कौन सा ऐसा वस्तु है जिसका निर्यातक भारत नहीं है। 4 ऑप्शन है, कॉफी है, उर्वरक है, तंबाकू है, और चाय है। तो बताइए इसमें से कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका निर्यातक भारत नहीं है। यहाँ पे याद रखना कि उर्वरक का निर्यातक भारत नहीं है, तो 27 का ख वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। 28 नंबर का प्रश्न है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे बता दूं ये बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना है कि भाई इसमें से कौन बहुसंख्यक वर्ग है। तमिल है, ईसाई है, सिंहली है, मुस्लिम है। 4 आपको ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे बता दूं कि करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सिंहली हो जाएगा, गौवल ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है सभी को। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपको दिखाते हैं। 28 के बाद से आपको देख सकते हैं 29 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ गया है। यहाँ पे प्रश्न क्या दिया हुआ है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है कि विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है। आपको बताना है कि विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है। सामुदायिक सरकार कहलाता है, गठबंधन सरकार कहलाता है, संघीय सरकार कहलाता है, एकात्मक शासन कहलाता है। तो बताइए 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, करेक्ट आंसर गो वाला हो जाएगा। संघीय सरकार कहलाता है, आपको याद रखना है, गो वाला ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आपको यहाँ पे 29 नंबर का भी प्रश्न सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ पे हम आपको लेके चलते हैं 30 नंबर प्रश्न पे, और यहाँ पे 30 नंबर और 31 दोनों दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे दोनों प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे। 30 भी आपको दिया गया है, और यहाँ पे 31 भी दिया गया है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 30 नंबर का प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। बताइए भारत में सबसे ज्यादा कौन सा भाषा बोला जाता है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी। तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, जल्दी से बताइए कौन सी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है।
तो बिल्कुल आपको याद रखना भारत में हिंदी बोला जाता है, कवल ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे 30 प्रश्न करा दिया गया है। जल्दी से बताइए 30 में से कितने प्रश्नों का आंसर आपने क्या किया है, सही दिया है। तो 30 में से अगर आपने लगभग 15 प्लस प्रश्नों का आंसर सही दिया है तो आप एक टॉपर स्टूडेंट, आप लोग क्या करेंगे, सामाजिक विज्ञान में क्या करेंगे, बढ़िया नंबर पाएंगे। अगर आपने 30 से कम प्रश्नों का आंसर दिया है तो आपको तैयारी करने की जरूरत है। और यहाँ पे जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारा क्या होता है, मोटिवेशन होता है। चलिए बहुत बढ़िया, काफी संख्या में लोग यहाँ पे लाइक भी कर दिए हैं। आपको हम लेके चलते हैं 31 नंबर के प्रश्न पे, और प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीत सूची का विषय है, बताइए इसमें से कौन सा ऐसा सूची है जो संगीत सूची में आएगा। रक्षा है, कृषि है, व्यापार है, शिक्षा है। तो जल्दी से बताइए 31 का करेक्ट आंसर सभी लोग बताएंगे भाई 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे रक्षा हो जाएगा, यहाँ पे कवल ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए यहाँ पे हम लेकर चलते हैं अगले प्रश्न पे, और यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको 32 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे देख सकते हैं 32 और 33 दोनों आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 32 नंबर का प्रश्न आपको क्या दिया हुआ है, आपके सामने दिया गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है, बताइए इसमें से कौन सा ऐसा विषय है जो राज्य सूची में आएगा। मुद्रा है, विदेशी कार्य है, बैंकिंग है, व्यापार है। तो 32 का करेक्ट आंसर सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे काफी संख्या में लोग कमेंट कर रहे हैं। आपको बता दो कि 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा घ वाला हो जाएगा, जो व्यापार है वो हमारा क्या है, राज्य सूची का विषय है, आपको याद रखना है। आई होप आपको 32 नंबर का प्रश्न समझ में आ रहा होगा। चलिए 33 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है, बताइए भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पे ऑप्शन है तीसरी, पांचवी, आठवीं, 12वीं। तो बताइए किस अनुसूची में रखा गया है। तो भाई यहाँ पे 8वीं अनुसूची में रखा गया है, गौवाल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको 33 प्रश्न समझ में आ गया होगा। हम आपको आगे ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं 34 नंबर का प्रश्न। और 34 नंबर का जो प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट आपको दिया गया है। प्रश्न क्या दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न आपको दिया गया है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में, बताइए धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म का कोई स्थान नहीं है, एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास है, केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्मों को मान्यता है, सभी धर्मों को समान समझा जाता है। तो जल्दी से बताइए भाई यहाँ पे जो हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है उसकी क्या विशेषता हो सकती है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो भाई घ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है, सभी धर्मों को समान समझा जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ पे हम आगे चलते हैं और आपको यहाँ पे 34 के बाद से 35 नंबर का प्रश्न दिखा देते हैं। और 35 नंबर का भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट दिया गया है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई देगा, 2 प्रश्न लगा रहा हूँ, 35 और 36 दोनों लगा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों प्रश्न दिया गया है। और 35 नंबर का प्रश्न का आंसर तो आप लोग बिल्कुल आराम से बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। बताइए उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कौन सा है, इसमें बताइए उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख विपक्षी दल है वो क्या है, जल्दी से मुझे बताइएगा। बहुजन समाज पार्टी है, बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि इस समय वर्तमान समय में जब मैं वीडियो को बना रहा हूँ तो इस समय क्या है, जो विपक्षी दल है ये क्या है, समाजवादी पार्टी है। तो यहाँ पे गौवल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 35 का गौवल ऑप्शन करेक्ट है, आपको याद रखना है। 36 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल की आवश्यक शर्त है, बताइए। भाई यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है, राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही, सत्तावाद। बताइए यहाँ पे 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो भाई का करेक्ट आंसर खवाला हो जाएगा लोकतंत्र, आपको याद रखना है। चलिए 37 नंबर का प्रश्न आपको करा देते हैं। 37 नंबर का जो प्रश्न है वो काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा। तो 37 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया है। प्रश्न क्या दिया हुआ है कि जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है, बताइए। जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था का विशेषता है, राजतंत्र का, लोकतंत्र का, तानाशाही का, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो भाई ये क्या है, लोकतंत्र का विशेषता है। तो यहाँ पे खवल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 38 नंबर का भी प्रश्न आपके सामने आने वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं। 38 नंबर का प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको दिया गया प्रश्न है।
कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है? बताइए भाई, इसमें से कौन सा ऐसा है जो लोकतंत्र का अवगुण है? धनी व्यक्तियों का शासन है, दलों में व्यक्तिवाद है, बहुसंख्यक की प्राथमिकता है, इनमें से सभी। तो 38 का करेक्ट आंसर सभी लोग बताएंगे। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे घ वाला, इनमें से सभी आपको याद रखना है। चलिए जल्दी से बताइए, अगले प्रश्न आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो अगला प्रश्न है 39 नंबर का है। बस इस वीडियो को एक बार देख लीजिए ध्यान से, सभी प्रश्न आपको तैयार हो जाएंगे। 39 नंबर का प्रश्न अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 39 नंबर का प्रश्न बहुत ही शानदार दिया गया है कि लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है। इसके पहले अवगुण पूछा गया है, यहाँ पे गुण पूछा गया है। देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, प्रगतिशील सरकार, इनमें से कोई नहीं। बताइए 39 बहुत शानदार प्रश्न है और काफी कॉमन क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए भाई यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। आपको याद रखना है ये सभी क्या है, लोकतंत्र के गुण है, आपको याद रखना है। आपको हम लेकर चलते हैं 39 के बाद से 40 नंबर का प्रश्न आपको दिखा देते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है? बताइए इसमें से कौन सा ऐसा देश है जिसका मानव विकास सूचकांक सबसे ज्यादा है? श्रीलंका का है, बांग्लादेश का है, नेपाल का है, पाकिस्तान का है। तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, जल्दी से सोचिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे काफी संख्या हम लोग कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे बता दूं कि जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा श्रीलंका, कवल ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 40 प्रश्न खत्म हो गया है। जल्दी से मुझे बताइए कि 40 में से कितने प्रश्नों का आपने आंसर सही दिया है। यहाँ पे 40 प्रश्न आपको कराया गया है, जल्दी से बताइए 40 में से कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही दिया है। तो 40 में से अगर आपने 20 प्लस प्रश्नों का, कितने प्रश्नों का, लगभग यहाँ पे 20 प्लस प्रश्नों का आंसर आपने सही दिया है, तो आप क्या है एक टॉपर स्टूडेंट हैं। आप लोग क्या करेंगे, सामाजिक विज्ञान में यहाँ पे बढ़िया नंबर आप लोग पाएंगे, आपको याद रखना है। और जो लोग यहाँ पे 20 से कम प्रश्नों का आंसर दिए हैं उन्हें तैयारी करने की जरूरत है। और अभी तक आपने क्या किया है, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है। इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे, और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन होता है। और इस चैनल पे जितने भी सब्जेक्ट है, ऑल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं। एक बार आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, 2026 बोर्ड के नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाके देखिएगा, सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। और सभी विषयों के 100 प्रश्नों का PDF नोट भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अभी लास्ट में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उस नंबर पे क्या करना, आपको एक सिंपल सा मैसेज करना है। जैसे ही आप लोग मैसेज करेंगे आपको PDF नोट मिल जाएगा। चलिए आपको आगे लेके चलते हैं अगले प्रश्न पे, और यहाँ पे आपको दिखाते हैं 41 नंबर का प्रश्न। और यहाँ पे 2 प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने 41 भी आ गया है और 42 भी आ गया है। 41 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है। नंबर का प्रश्न है कि किसी भी देश का जो विकास होता है वो किस पे आधारित होता है? प्रति व्यक्ति आय पे होता है, औसत साक्षरता दर पे होता है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पे होता है, इनमें से सभी। बताइए 41 का करेक्ट आंसर सभी लोग बताइएगा। बिल्कुल यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर घ वाला हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए 42 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है? आपको बताइए इसमें से कौन सा ऐसा देश है जो विकसित है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, यहाँ पे ब्राजील दिया गया है, भारत दिया गया है, यहाँ पे आपको फ्रांस दिया गया है, और यहाँ पे बांग्लादेश दिया गया है। तो बताइए कौन सा ऐसा मतलब देश है जो विकसित है। 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है, जल्दी से बताइएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे बता दो कि करेक्ट आंसर अगर 42 की बात करेंगे तो यहाँ पे फ्रांस हो जाएगा, ग्लोबल ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ पे हम लेके चलते हैं 42 के बाद से आपको लेके चलते हैं 43 नंबर प्रश्न पे, और यहाँ पे 43 नंबर का भी प्रश्न आपको दिखा देते हैं। प्रश्न क्या दिया हुआ है देख सकते हैं। आपको प्रश्न जो दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र आधार पर विभाजन है। आपको बताना है जो 2 क्षेत्र आप देख रहे हैं, सार्वजनिक और निजी, ये किसके आधार पे विभाजित है? रोजगार की शर्तों पे, आर्थिक गतिविधि के स्वभाव पे, उद्यमों के स्वामित्व पे, उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या पे। तो बताइए 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से मुझे बताइएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे ग्लोबल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उद्यमों के स्वामित्व हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो 43 के बाद से स्टूडेंट हमारा नंबर कौन सा आएगा, जल्दी से बताइए। 43 के बाद क्या आएगा, 44, बिल्कुल सही। तो 44 नंबर का प्रश्न भी आपके सामने आ गया है, देख सकते हैं।
देखिए 44 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको सेवा छत्रक भी कहते हैं। आपको बताना इसमें से कौन ऐसा है जिसे सेवा छत्रक भी कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। प्राथमिक छत्रक है, द्वितीय छत्रक है, तृतीय छत्रक है और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 44 का करेक्ट आंसर सभी लोग मुझे बताइएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न आपको दिया गया है। तो 44 का गवल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तृतीय छत्रक हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए 44 हो गया। इसके बाद से हम आपको लेके चलते हैं 45 नंबर के प्रश्न पे, और 45 नंबर और 46 नंबर दोनों आपको दिखा देते हैं। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग आंसर दीजिए, अपने आप को पहचानिए कि कितने प्रश्न आपको तैयार हैं। प्रश्न है कि निम्न में से किसको कृषि छत्रक कहते हैं। बताइए निम्न में से किसको कृषि छत्रक कहते हैं। पहला है प्राथमिक छत्रक, दूसरा है द्वितीय छत्रक, तीसरा है तृतीयक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 45 का करेक्ट आंसर सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यहाँ पे याद रखना है कि प्राथमिक जो छत्रक होता है इसे कृषि छत्रक भी कहते हैं, आपको याद रखना है। 46 नंबर का प्रश्न बहुत ही शानदार आपके सामने दे दिया गया है। जल्दी से मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित छत्रक के अंतर्गत आता है। कृषि मजदूर, बैंक मैनेजर, सैनिक या इनमें से कोई नहीं। बताइए बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार प्रश्न आपको दिया गया है। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो भाई कृषि जो मजदूर होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, आपको याद रखना है। चलिए 46 हो गया। 46 के बाद से आपके सामने आएगा 47 नंबर का प्रश्न, और स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं 47 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ गया है, और 48 नंबर का भी प्रश्न आपके सामने आ गया है। तो जल्दी से बताइए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्रक है। बताइए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्रक क्या है। प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, चतुर्थक है। तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में 47 का आंसर बताइएगा। तो यहाँ पे गो वाला ऑप्शन करेक्ट है, तृतीयक क्षेत्र का आपको याद रखना है। चलिए 47 के बाद से हमारा नंबर आ जाता है 48 नंबर प्रश्न पे, और 48 का सभी लोग आंसर दीजिएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। 1960 में, 1980 में, 1970 में, 1950 में। बताइए 48 का सभी लोग करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 48 का यहाँ पे करेक्ट आंसर ग वाला हो जाएगा। सन 1970 में हुआ था, आपको याद रखना है। चलिए 48 के बाद से नंबर आ जाता है 49 और 50 का, और यहाँ पे आपके सामने 49 नंबर का और 50 नंबर दोनों क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे प्रश्न क्या दिया हुआ है देख सकते हैं। प्रश्न दिया गया है कि स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं। बैंक द्वारा, सदस्यों द्वारा, गैर सरकारी संस्था द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सदस्यों द्वारा लिया जाता है, ख वाला ऑप्शन करेक्ट है। और 50 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1991 में, 1994 में, 1992 में, 1995 में। तो यहाँ पे 50 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो यहाँ पे बता दूं कि अगर 50 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो 1995 में हुआ था, आपको याद रखना है। तो फाइनली यहाँ पे मैंने आपको 50 प्रश्न करा दिया है। जल्दी से बताइए 50 में से कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही दिया है। तो 50 में से लगभग आपने 25 प्लस प्रश्नों का आंसर दिया है, तो आप लोग सामाजिक विज्ञान में बढ़िया नंबर पाएंगे। अगर आपने इससे कम प्रश्नों का आंसर दिया तो आपको तैयारी करने की जरूरत है। और अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। यहाँ पे पीडीएफ नोट पाने के लिए हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा लास्ट में, वहां से भी ले सकते हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं 51 नंबर प्रश्न पे, और आपको 51 नंबर का प्रश्न दिखाते हैं। देख सकते हैं आपके सामने 51 नंबर का प्रश्न आ गया है। प्रश्न कह रहा है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी। आपको बताना है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी। यहाँ आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। यहाँ पे पहला आपको दिया गया वर्ष 1991 में, दूसरा दिया गया वर्ष 1989 में, तीसरा 1995 है, और चौथा आपको 1960 है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे बताओ 51 का जो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कवल हो जाएगा 1991 हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए
यहाँ पे 51 के बाद से आपको लेके चलते हैं हम प्रश्न नंबर 52 पे, और 52 नंबर का भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट आपको दे दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं प्रश्न जो दिया गया है, आपको दिया गया है कि वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। सभी लोगों के विकसित देशों के लोगों के, विकासशील देशों के श्रमिकों को, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, जल्दी से मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो 52 का करेक्ट आंसर आपको मैं बताने जा रहा हूँ। 52 का करेक्ट आंसर ख वाला हो जाएगा, विकसित देशों के लोगों के। आपको याद रखना है। तो 52 का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ख वाला। चलिए 52 के बाद से हम आपको लेके चलेंगे 53 और 54 नंबर के प्रश्न पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको दिया गया है 53 नंबर का प्रश्न। पहले इसको करा देते हैं। तो 53 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है कि विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग क्या था। नए कारखानों की स्थापना, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 53 का सभी लोग करेक्ट आंसर बताइएगा। 53 का करेक्ट आंसर हमारा ग वाला हो जाएगा, स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 53 नंबर समझ में आ रहा है। चलिए 54 नंबर का आंसर सभी लोग दीजिएगा। 54 और 55 दोनों आपके सामने दिया गया है। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न क्या है 54 नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य है। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य क्या है। IMF का है, WTO का है, NATO का है, वर्ल्ड बैंक का है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा 54 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे बता दूं कि अगर हम 54 की बात करेंगे तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ख वाला हो जाएगा, WTO का हो जाएगा। आपको याद रखना है। चलिए 55 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है। बताइए निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पूंजी है, यहाँ पे आपको लाभ दिया गया है, सेवाएं दिया गया है, कर दिया गया है। तो जल्दी से बताइए कि यहाँ पे निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन क्या है। पूंजी, लाभ, सेवाएं, कर। 4 ऑप्शन आपके सामने है। बताइए यहाँ पे 55 का करेक्ट आंसर आपको मैं बताने जा रहा हूँ, आप लोग भी सोचिए। तो यहाँ पे पूंजी हो जाएगा, यहाँ पे कवल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे कमेंट आ रहा है। 55 के बाद से हम आपको लेके चलते हैं 56 नंबर प्रश्न पे, और यहाँ पे 56 नंबर का प्रश्न आपको बहुत ही शानदार दिया गया है। प्रश्न आपको दिया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया। बताइए सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया। अक्टूबर 2005 में, मार्च 2005 में, जनवरी 2006 में, अप्रैल 2007 में। तो बताइए 56 का करेक्ट आंसर सभी लोग बताइएगा। तो भाई बता दूं कि 56 का जो करेक्ट आंसर है क वाला हो जाएगा, अक्टूबर 2005 में। आपको याद रखना है। चलिए क्लियर हो रहा है। चलिए 56 नंबर का प्रश्न हो गया। अब फाइनली आपके सामने आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे आएगा 57 नंबर का प्रश्न, और 57 नंबर का प्रश्न आपको यहाँ पे दिया गया है, और 58 भी आपको दिखा देते हैं। प्रश्न क्या है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि भैया उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया। 1982, 1984, 1985, 1986। तो यहाँ पे 57 का सभी लोग करेक्ट आंसर मुझे बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे बता दूं, अगर हम 57 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो घ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1986 हो जाएगा। आपको याद रखना है। 58 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। बताइए राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 5 अप्रैल को, 22 फरवरी को, 24 नवंबर को, 24 दिसंबर को। तो 58 का सभी लोग करेक्ट आंसर मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए 58 का हमारा जो करेक्ट आंसर है आपको बता दूं कि यहाँ पे घ वाला हो जाएगा, यहाँ पे 24 दिसंबर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आपको लेके चलते हैं अगले प्रश्न पे, और यहाँ पे 59 नंबर का प्रश्न आपको दिखा देते हैं। 59 का, और यहाँ पे 59 के बाद 60 दोनों प्रश्न दिखा रहे हैं, और ये दोनों प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। याद रखिएगा दोनों प्रश्न 2026 बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे पहला प्रश्न का 4 ऑप्शन है। भारत है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, अफगानिस्तान है, और यहाँ पे रॉलेट एक्ट है, प्रथम विश्व युद्ध है, खिलाफत आंदोलन है, चौरी चौरा कांड है। तो जल्दी से बताइए कि
यहाँ पे 59 और यहाँ पे 60 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो यहाँ पे अगर हम 59 नंबर की बात करें तो करेक्ट आंसर भारत हो जाएगा और यहाँ पे खिलाफत आंदोलन हो जाएगा। आपको याद रखना है कि यहाँ पे 59 का करेक्ट आंसर ग वाला और 60 का अगर बात करेंगे तो करेक्ट आंसर ग वाला हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दोनों प्रश्नों को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा और जल्दी से बताइए भाई, यहाँ पे हमारा 60 प्रश्न खत्म हो गया। 60 में से कितने प्रश्न आपको तैयार हो गए हैं, कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही दिया है। तो 60 में से लगभग आपने 30 प्लस प्रश्नों का आंसर दिया होगा, तो आप एक टॉपर स्टूडेंट है। अगर आपने इससे कम प्रश्नों का आंसर दिया है तो आपको तैयारी करने की जरूरत है। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देंगे। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपको हम लेके चलते हैं यहाँ पे 61 नंबर प्रश्न पे और यहाँ पे 69 नंबर का प्रश्न दिखा देते हैं। बहुत ही शानदार आपको प्रश्न दिया गया है। 69 भी अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। प्रश्न आपको दिया गया है, देख सकते हैं जो प्रश्न आपको दिया गया है। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि करो या मरो का नारा किसने दिया। सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने। तो बताइए भाई, करो या मरो का जो नारा दिया था किसने दिया था। तो यहाँ पे महात्मा गांधी ने दिया था। घ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने घ वाला ऑप्शन चूज किया है तो करेक्ट आंसर घ वाला। चलिए हम आपको लेके चलते हैं यहाँ पे 62 नंबर प्रश्न पे और 62 63 दोनों दिखा देते हैं। ये भी दोनों प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा क्योंकि ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं। प्रश्न दिया गया है कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है। बताइए, चिपको आंदोलन जो है उसका संबंध किससे है। मृदा संरक्षण से है, वन संरक्षण से है, जल संरक्षण से है, वायु संरक्षण से। तो बताइए यहाँ पे 62 का सभी लोग करेक्ट आंसर बताइए कि यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दिया गया है। जल्दी से मुझे बताइए कौन सा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि काफी संख्या में यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे बता दो कि जो चिपको आंदोलन है उसका जो संबंध हमारा है वो हमारा वन संरक्षण से है। यहाँ पे ख वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 63 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार फसल है। बताइए इसमें से कौन सा एक रेशेदार फसल है। जल्दी से बताइए, जूट है, कॉफी है, रबड़ है, जौ है। तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे जो जूट है वो रेशेदार फसल है। तो 63 का करेक्ट आंसर क वाला हो जाएगा। आई होप आपको 63 नंबर का प्रश्न समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं 64 नंबर प्रश्न पे और यहाँ पे 64 और 65 दोनों आपको दिखाई दे रहा होगा। जल्दी से बताइए भाई यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी फसल है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी फसल है। धान है, बाजरा है, मक्का है, गेहूं है। तो 64 का करेक्ट आंसर सभी लोग बताएंगे। तो भाई यहाँ पे करेक्ट आंसर घ वाला हो जाएगा, आपको याद रखना है। 65 नंबर का प्रश्न आपको बताना है खरीफ फसल क्या है। चावल, चना, कपास, धान एवं कपास दोनों। बताइए 65 का सभी लोग करेक्ट आंसर बताइए। 65 का करेक्ट आंसर बताइए। तो भाई याद रखना है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, धान और कपास दोनों क्या है, आपका खरीफ फसल है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आपको लेके चलते हैं 66 नंबर प्रश्न पे और आपके सामने हम लेके आते हैं 66 नंबर का प्रश्न। 66 नंबर का प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है कि जो भाई मुंबई हाई है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। अब्रक कारखाने के लिए प्रसिद्ध है, फिल्म सिटी के लिए प्रसिद्ध है, गेटवे ऑफ इंडिया के लिए प्रसिद्ध है, इनमें से कोई नहीं। तो 66 का सभी लोग करेक्ट आंसर बताइए। तो आपको याद रखना है कि जो मुंबई हाई है ना वो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है कि जो मुंबई हाई है वो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। बट हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें पेट्रोलियम का नाम नहीं दिया गया, तो हम लोग घ वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है। किसी को किसी प्रश्न में डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। आपके सामने 67 नंबर का प्रश्न आ गया है और 68 नंबर का प्रश्न आ गया है। प्रश्न आपको दिया गया है कि विदेशी व्यापार किन के मध्य होता है। बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। बिल्कुल आराम से बता सकते हैं कि विदेशी व्यापार किन के मध्य होता है। 2 देशों के मध्य होता है, 2 राज्यों के मध्य होता है, 2 प्रदेशों के मध्य होता है, 2 नगरों के मध्य होता है। तो जल्दी से बताइए भाई विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो जो विदेशी व्यापार होता है 2 देशों के मध्य होता है, तो कौन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संघीय राज्य है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। तो बताइए करेक्ट आंसर बताइए। तो दिल्ली हो जाएगा। 68 का करेक्ट आंसर घ वाला हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
चलिए 69 नंबर का प्रश्न लेके आते हैं। 69 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ गया है, देख सकते हैं बहुत ही शानदार दिया गया है। और यहाँ पे 69, ये आपका 69 हो गया। प्रश्न क्या है कि भाई यंग इटली का संस्थापक कौन था। आपको बताना है कि भाई यंग इटली जो समिति था उसका संस्थापक कौन था। विक्टर इमानुएल द्वितीय था, मेजनी था, काबूर था या गैरीबाल्डी था। तो बताइए यहाँ पे 69 का करेक्ट आंसर सभी लोग बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर ख वाला हो जाएगा, मेजनी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद से फाइनली हम आपको लेके चलते हैं 70 नंबर प्रश्न पे। और यहाँ पे 70 नंबर ये आपका हो गया 70 नंबर। 70 नंबर कहाँ गया भाई, अच्छा 70 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। आपको बताना है कि भाई जो नेपोलियन था उसका संबंध किस देश से था। चार ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आएगा। आपके सामने चार ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला आपको दिया गया देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है जर्मनी, दूसरा आपको दिया गया इटली, तीसरा आपको दिया गया है फ्रांस और चौथा आपको दिया गया इंग्लैंड। तो यहाँ पे आपको बताना है भाई जो नेपोलियन था उसका संबंध किस देश से था। तो चार ऑप्शन आपको दिया गया था, आपको याद रखना है भाई जो नेपोलियन था उसका संबंध क्या था, फ्रांस से था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ग वाला हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 71 नंबर का प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब किया गया था। बताइए अंतर्राष्ट्रीय जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था। चार ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला आपको दिया गया 1992 में, दूसरा 1997, तीसरा 1999, चौथा 2000 में। तो बताइए भाई अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी जो सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था। तो चार ऑप्शन आपको दिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए 71 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1992 में हुआ था, आपको याद रखना है। चलिए आपको लेकर चलते हैं अगले प्रश्न पे। और यहाँ पे अगला प्रश्न है आपको 72 नंबर का दिया गया है। प्रश्न क्या दिया हुआ है देख सकते हैं, 72 और 73 दोनों आपको दिखा देते हैं। प्रश्न दिया गया है कि भैया आपको बताना है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न आपको दिया गया कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती होता है। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तराखंड में। तो चार ऑप्शन आपको दिया गया है, जल्दी से बताइए। तो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में क्या होता है, सीढ़ीदार खेती होता है। जहाँ पे पहाड़ी इलाके होते हैं वहीं पे सीढ़ीदार खेती होता है। तो यहाँ पे 72 का जो करेक्ट आंसर है घ वाला हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 73 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, झारखंड। तो चार ऑप्शन आपको दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो काली मृदा होती है गुजरात में पाया जाता है सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। आई होप आपको 73 भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न पे। और 74 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट आपको दे दिया गया है। प्रश्न दिया गया है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक संसाधन है। पौधे हैं, मछलियां हैं, पशु हैं, चट्टाने हैं। तो बताइए अजैविक का मतलब नॉन लिविंग। तो यहाँ पे चट्टाने हो जाएगा, घ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको हम लेके चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। और 75 नंबर का प्रश्न आपको दिखा देते हैं। और यहाँ पे 75 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। जल्दी से बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। 1920, 1927, 1930, 1935। बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। 75 का सभी लोग आंसर दीजिए। तो ग वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1930 आपको याद रखना है। चलिए आपके सामने है 76 नंबर का प्रश्न। और ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है। प्रश्न दिया गया है कि 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था। कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन, अत्यधिक निवेश, बैंकों का निजीकरण, उद्यमों की संख्या में वृद्धि। तो 76 नंबर का प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो क वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन के कारण ये क्या हुआ था, 1929 में आर्थिक महामंदी शुरू हुई थी। क्लियर है सभी को। चलिए यहाँ लेके चलते हैं 77 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ गया है। और यहाँ पे 78 भी आ जाएगा क्या, बिल्कुल दोनों आ जा रहा है। तो 77 नंबर का प्रश्न है कि प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और जिला अधिकारी। तो करेक्ट आंसर जहाँ तक मुझे लग रहा है जिला अधिकारी होगा। इस प्रश्न में कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि इसमें से कौन एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। काली, पीली, लेटराइट, सीमेंट। तो आप सभी जानते हैं कि भाई सीमेंट क्या है, मिट्टी का प्रकार नहीं है। करेक्ट आंसर यहाँ पे घ वाला आपके सामने आ गया। 79 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। और 80 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि काली मृदा
किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? मक्का के लिए, कपास के लिए, चना के लिए, कहवे के लिए। और यहाँ पे बताइए सलाल बांध किस नदी पर है? महानदी, चिनाब, सतलुज, कृष्णा। तो चार चार ऑप्शन आपको दिया गया है, सभी प्रश्नों का आंसर दीजिए। तो काली मृदा जो होती है कपास के लिए उपयुक्त होती है और सलाल बांध चिनाब पे है। तो यहाँ पे 80 और 79 का आंसर आप लोग देख सकते हैं। बताइए 80 में से कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही दिया है? तो 80 में से लगभग आपने 40 प्रश्नों का आंसर दिया है, तो आप एक टॉपर स्टूडेंट हैं। क्लियर है सभी को? चलिए आपको अगला प्रश्न करा देते हैं। यहाँ पे आगे आपको लेके चलते हैं, लेकिन जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पीडीएफ नोट पाने के लिए हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, जिसका लिंक आपके सामने यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपके सामने 81 नंबर और 82 नंबर दोनों प्रश्न आ रहा है। बताइए यहाँ पे 81 नंबर का प्रश्न है कि प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1973, 1975, 1980, 1989। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिया गया है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे औसत आय कहते हैं? कुल आय को, राष्ट्रीय आय को, प्रति व्यक्ति आय को, ये सभी। बताइए यहाँ पे दोनों प्रश्नों का आंसर आप लोग बताइए, जल्दी से बताइए। 81 82 का बताइए। तो 81 का करेक्ट आंसर क वाला हो जाएगा 1973 और 82 का करेक्ट आंसर ग वाला हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। क्लियर है सभी को? सबको समझ में आ रहा है? सबको याद है? चलिए बहुत बढ़िया, आपको लेके चलते हैं अगले प्रश्न पे। और 83 दिखा देते हैं और यहाँ पे 84 दिखा देते हैं। तो 83 देखिएगा, प्रश्न है कि कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा रोजगार देता है? तो 83 के आंसर आपको बता देते हैं, क वाला हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए आपको लेके चलते हैं। 83 के बाद से आएगा आपके सामने 84 नंबर का प्रश्न। और यहाँ पे 84 85 दोनों आपको दिखा देते हैं। 84 85। तो 84 सबसे पहले आपको दिया गया है, क्या दिया गया है कि विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? सामुदायिक सरकार, गठबंधन सरकार, संघीय, एकात्मक। और अगला प्रश्न है कि संघात्मक शासन कहाँ नहीं है? भारत, श्रीलंका, बेल्जियम, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो बताइए दोनों प्रश्नों का आंसर आप लोग बताइए। तो 84 के जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग वाला हो जाएगा संघीय। और यहाँ पे अगर हम 85 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर ख वाला हो जाएगा श्रीलंका। क्लियर है? एक एक प्रश्न अपने दिमाग में भर लीजिए, क्योंकि ये जो 100 प्रश्न है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लेके चलते हैं अगले प्रश्न पे। और यहाँ पे 86 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है। 86 और 87 दोनों आपको दिखा देते हैं। 86 नंबर का प्रश्न क्या दिया हुआ है देख सकते हैं कि सुंदर वन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? असम में है, उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में है, मध्य प्रदेश में है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे काफी संख्या में लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं। तो 86 के जो करेक्ट आंसर है ग वाला हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और 87 के नंबर का है कि औपचारिक ऋण सबसे अधिक किस वर्ग के लोगों को मिलता है? समृद्ध परिवार, गरीब परिवार, अमीर परिवार, इनमें से कोई नहीं। बताइए करेक्ट आंसर बताइए। 87 का करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं। यहाँ पे ग वाला हो जाएगा अमीर परिवारों को मिलता है, आपको याद रखना है। हम लेके चलेंगे आपको अगले प्रश्न पे। और यहाँ पे 88 नंबर का प्रश्न आपको दिखा देते हैं। 88 नंबर का प्रश्न आपको बहुत ही शानदार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दे दिया गया है। प्रश्न जो दिया गया आपको दिया गया है कि एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? बताइए एक मार्क जो है किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? उपभोग की वस्तुओं के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए, सेवा वस्तुओं के लिए, खाद्य वस्तुओं के लिए। तो चार ऑप्शन आपको दिया गया है। तो यहाँ पे खाद्य वस्तुओं के लिए घ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लेके चलते हैं 89 और यहाँ पे 90 दोनों आपको दिखा देते हैं। 89 नंबर का प्रश्न आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? अवरक है, लौह अयस्क है, कोयला है, चूना पत्थर है। तो चार ऑप्शन आपको दिया गया है। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 89 का करेक्ट आंसर बताएंगे सभी लोग। तो बिल्कुल यहाँ पे 89 का ख वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लौह अयस्क हो जाएगा। और यहाँ पे है कि 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में, भारत में। तो बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो 90 का जो करेक्ट आंसर है ख वाला हो जाएगा अमेरिका। तो यहाँ पे हमारा 90 प्रश्न खत्म हो गया। बताइए 90 में से कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही दिया है? तो बिल्कुल यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि काफी संख्या में यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं। तो 90 में से लगभग अगर आपने 45 प्रश्नों का आंसर दिया है तो आप एक टॉपर स्टूडेंट हैं। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे 90 प्रश्न खत्म हो गया, लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है। तो भाई जितने लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। कम से कम 90 प्रश्न खत्म हो गया, तो यहाँ पे 90 तो लाइक कंप्लीट ही होना चाहिए, ठीक है ना? चलिए आपको लेके चलते हैं अगले प्रश्न पे। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे प्लीज लाइक करेंगे।
91 नंबर का प्रश्न और 92 नंबर का प्रश्न आपको दिखा देते हैं। बहुत शानदार प्रश्न दिया गया है। प्रश्न आप लोग देख सकते हैं 91 नंबर का है कि आपको बताना 1815 की वियना संधि से कौन संबंधित है? बिस्मार्क, ड्यूक मैटरनिक और मेसनी और नेपोलियन। बताइए 91 का करेक्ट आंसर सभी लोग बताइए। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर आपने गॉगल ऑप्शन दिया होगा तो मेसनी था, आपको याद रखना है। 92 नंबर का प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? केरल, बिहार, पंजाब, हरियाणा। तो 4 ऑप्शन है तो केरल हो जाएगा, सभी लोग जानते होंगे। चलिए 93 नंबर का प्रश्न आपको दिखा देते हैं। 93 नंबर का जो प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट आपको दिया गया है। यहाँ पे 93 नंबर का प्रश्न आपको क्या दिया हुआ है देख सकते हैं। प्रश्न है कि रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919, 1921, 1920, 1918। बताइए रोलेट जो एक्ट है वो कब पारित हुआ है? 93 नंबर प्रश्न का सभी लोग आंसर देंगे। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, 1919 में आपको याद रखना है। चलिए 93 हो गया। 94 नंबर का प्रश्न तो बिल्कुल आपके पेपर में छप चुका है, सभी लोग 94 नंबर प्रश्न का आंसर देने के लिए रेडी रहिएगा। 94 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए कि भाई जो राष्ट्रीय गीत आपका है वंदे मातरम, इसके लेखक कौन है? जल्दी से बताइए वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद्र, भगत सिंह। बिल्कुल बंकिम चंद्र चटर्जी, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको हम दिखाते हैं 95 नंबर का प्रश्न। तो 95 नंबर का प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2026 बोर्ड के लिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। बताइए कौन ऐसा आंदोलन है जो महात्मा गांधी के द्वारा नहीं चलाया गया है? तो बिल्कुल खिलाफत आंदोलन हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है सभी को? चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है 96 नंबर का और 97 नंबर का। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत ही शानदार बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1925 में। बताइए चौरी चौरा जो कांड हुआ था किस सन में हुआ था? 96 का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो बिल्कुल भाई यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे जो चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो 1922 में हुआ था। बहुत शानदार। और एक प्रश्न और देख लीजिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? बताइए 1914 में, 1915 में, 1918 में, 1919 में। बताइए 97 के सभी लोग करेक्ट आंसर बताइए। तो भाई आपको याद रखना है कि 97 की अगर हम बात करेंगे तो करेक्ट आंसर 1915 हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए आपको लेके चलते हैं 98 नंबर प्रश्न पे। और 98 नंबर का प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो प्रश्न है ना बिल्कुल आपके पेपर जो है 2026 का पेपर है उसमें छप चुका है। आपके पास प्रश्न आएगा कि 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है? सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई थी, साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, या जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? बताइए बहुत शानदार बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भाई यहाँ पे हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, 13 अप्रैल को आपको याद रखना है। चलिए 99 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ गया। 99 नंबर का प्रश्न आ गया है, बहुत ही शानदार आपको दिया गया है। और यहाँ पे 100 नंबर का भी प्रश्न आ गया है। तो 99 नंबर का जो प्रश्न है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, आपको बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध जो था वो कब प्रारंभ हुआ था? 1914 में, 1939 में, 1919, 1942। तो भाई ये आपका होमवर्क है। 99 नंबर का जो प्रश्न आपका होमवर्क, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि 99 के करेक्ट आंसर क्या होगा। ये आपका होमवर्क है। और 100 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय लोगों का मुख्य व्यवसाय तो कृषि है। यहाँ पे फाइनली 100 प्रश्न आपको मैंने बता दिया। आपको क्या करना है कमेंट सेक्शन में बताना है 99 नंबर का प्रश्न का आंसर क्या होगा। और यहाँ पे ये भी बताना है कि 100 में से कितने प्रश्न आपको तैयार हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आपको सभी विषयों के 100 इंपॉर्टेंट प्रश्नों का पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके यहाँ पे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा 76 19 93 55 13, इस पे आपको मैसेज करना है कि किस विषय का पीडीएफ नोट चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।